जय हिंद। दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म पर सूबेदार तोमर आपका स्वागत करता है। दोस्तों, मेरे ब्लॉग्स नॉर्मल आपने डिफेंस के कई तरह के यूट्यूबर्स जो लोग हैं ना, अपने यूट्यूब बनाकर आपको मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं और छोटी छोटी बातों पर आपको वो हमेशा मिस इन्फॉर्मेशन देकर आपका ध्यान भटका रहे हैं। मैंने डिसाइड किया है कि आपको इन्फॉर्मेशन से भरे इंफॉर्मेटिव वीडियोस, ब्लॉग्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड डेटाज, बेस्ड ऑन रिसर्च, इसके ऊपर मैंने और नए नए सब्जेक्ट जो कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आज दिन तक आपको ऐसा ब्लॉग, ऐसे वीडियोस आपको किसी ने नहीं बताए होंगे जो कि आपको भी सोचने पर मजबूर करेंगे। तो दोस्तों, जरा सुनिए। आज का मेरा सब्जेक्ट है क्या आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल की पे और पेंशन षड्यंत्र के तहत कम की जा रही है? आपको कैसा लगता है? आप बताइए। मैं आज प्रूव करूंगा आपको अपने दलीलों से कि आपकी और हमारी पूर्व सैनिक और सर्विस सोल्जर्स की पे एंड पेंशन एक षड्यंत्र के तहत हमारी एक लॉबी है जो कि राजनीतिक और नौकरशाही की लॉबी है, जो एक षड्यंत्र के तहत हमारी पे और पेंशनों पर एक क्रमबद्ध तरीके से उस पर कुठाराघात कर, क्योंकि हमको वी आर दी नॉन प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। आर्मर्ड फोर्सेस, नेचुरल बात है, हम कोई प्रोडक्शन नहीं करते। हम कोई ऐसा प्रोडक्शन नहीं करते हैं जिससे कि भारत सरकार को कोई मॉनेटरी गेन हो या भारत सरकार और या किसी और को उसका गेन हो। लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा काम है देश की रक्षा। देश की रक्षा मेरे को मालूम है, ये सबसे बड़ा काम है, बट इस काम को हमारी सरकार सेकेंडरी प्रायोरिटी दे रही है। इसको, हमारे काम को नॉन प्रोडक्टिव समझ के हमारे ऊपर हमको नॉन इम्पोर्टेंट, हमको महत्वहीन करार दे दिया गया है। इसके ऊपर सबसे बड़ा ज़्यादा नौकरशाही आईएएस लॉबी इसके ऊपर काम कर रही है और एक सिलसिलेवार क्रमबद्ध तरीके से हमको डाउनग्रेडेशन किया जा रहा है आर्मर्ड फोर्सेस को। इसीलिए हमारी पे और पेंशन, जबकि हम 24 आवर्स जॉब करते हैं। आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल का कोई 8 घंटे का जॉब नहीं है। इट इज ए 24 आवर्स जॉब। लेकिन और हमारे वही काउंटरपार्ट जो सिविलियंस 8 घंटे का काम करते हैं, 10 to 5 PM, उनको हमारे साथ नत्थी कर दिया है। नत्थी क्या हो, उनसे डाउनग्रेड कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है दोस्तों। इसको हमारे दोस्तों समझना होगा। ये वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियां, MSP, डिसेबिलिटी पेंशन और फैमिली पेंशन, एक्स पे की 6200 रुपये की विसंगति और इसी तरह की अन्य कई विसंगतियां, ये तो एक उसका पार्ट एंड पार्सल है जो एक बड़ा षड्यंत्र के तहत आपको आपकी पे एंड अलाउंसेस, आपके पेंशन्स और आपके उसको कम किया जा रहा है।
तो उसकी तरफ आपको ध्यान देने की जरूरत है। हमें अभी फिलहाल ये छोटी छोटी बातों पे नहीं, हमको बड़े बड़े कैनवास पे आपको सोचना पड़ेगा। आप देखिए रक्षा बजट में किस किस को शामिल किया हुआ है, रक्षा बजट में किस किस ऑर्गेनाइजेशन को शामिल किया हुआ है जिनका रक्षा, जो कि सिविल सर्विसेज है, उनका रक्षा से क्या मतलब है? दे आर दी 10 to 5 PM जॉब, दे आर नॉट इन अंडर आर्मी एक्ट और नेवल एक्ट और एयरफोर्स एक्ट। उनका कोई 24 आवर्स का जॉब नहीं है। वो 10 बजे आते हैं, 5 बजे अपना चप्पल झड़का के और अपने घर चले जाते हैं। उनका कोई आर्मड फोर्सेस से क्या लिंक है? दे आर जस्ट डूइंग द वर्क जस्ट लाइक ए सिविलियन, और सिविलियन कर्मचारी हैं उसी की तरह वो भी कर्मचारी हैं। ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन हैं, आप सुनिए उनमें वैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में से ऑल सिविलियन एम्प्लॉयज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, CGDA कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, PCDAs, CDAs, और इसके अलावा आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, ऑर्डिनेंस डिपोज, PAOs, लोकल ऑर्डर ऑफिस डिफेंस के, कैंटोनमेंट बोर्ड्स, DRDOs, मिलिट्री हॉस्पिटल्स में सिविलियन कर्मचारी और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, इन सब में जो भी काम कर रहे हैं ये सारे सिविलियंस, उनको हमारे डिफेंस बजट में लिंक कर दिया गया है। जबकि ये सिविलियंस है, इनको सिविलियंस के बजट में शामिल होना चाहिए। इनका डिफेंस बजट से क्या नाता है? ये जब 10 to 5 PM का इनका जॉब है, आर्मी एक्ट और नेवल एक्ट और एयरफोर्स एक्ट से इनका कोई लिंक नहीं है। दे आर जस्ट लाइक ए सिविलियन, जस्ट लाइक अदर सिविलियंस, दे आर आल्सो सिविलियंस कर्मचारी। उनका आर्मर्ड फोर्सेस के उससे क्या लिंक है? तो उनको रक्षा बजट में शामिल किया हुआ है। और रक्षा बजट के नाम पर कि रक्षा बजट बहुत ज़्यादा, इसकी पे एंड पेंशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसकी वजह से मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं आ पा रहे हैं, और गवर्नमेंट को मिसगाइड करके ये IS लॉबी और ये हुज ये सब है ना, उसको हमारे सबसे हमें, क्योंकि हमारी कोई वो नहीं होती, यूनियन नहीं होती आर्मड फोर्सेस की, हमारे पे एंड पेंशन पे इनको कम किया जा रहा है एक सिस्टमेटिक तरीके से। दैट इज द रीजन। इसके ऊपर आपको बड़ी बड़ी बातें सोचना है। हमारे भूतपूर्व सैनिक बेचारे छोटी छोटी बातों पे लगे हुए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो विसंगतियाँ हैं और बहुत बड़ी विसंगतियाँ हैं, लेकिन एक कि षड्यंत्र के तहत आपको डाउनग्रेड किया जा रहा है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। हमारे पूर्व सैनिकों, हमारे सेना के अधिकारी भी, हमारे पहले के सैनिक अधिकारी बहुत पावरफुल हुआ करते थे। स्वतंत्रता के बाद के हमारे सैनिक अधिकारी, जो सैनिक लीडर, मिलिट्री लीडरशिप बहुत पावरफुल हुआ करती थी, बट वो देश हित के नाम पर उन्होंने कभी भी आर्मड फोर्सेस की पेंशन और पे के बारे में गवर्नमेंट को फोर्स नहीं किया कि चलो देश गरीब है और देश को गरीब होने की वजह से इसको वो ज़्यादा, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि हम 24 आवर्स के एम्प्लॉई हैं, हमारा सिविलियन से क्या लिंक है। लेकिन धीरे धीरे वो हमारे पावरफुल जो लीडरशिप थी वो तो वेस्टेड आउट हो गई। उसके बाद हमारे ये है ना, जो नई लीडरशिप आई है 1971 के बाद, ये तो अपने है ना रिसेटलमेंट के चक्कर में गवर्नमेंट को है ना, कि कोई किसी भी पॉलिसी को है ना, ये उस पर कोई वही ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हर चीज़ को, क्योंकि इनको आफ्टर रिटायरमेंट गवर्नरशिप चाहिए, कहीं एम्बेसडर बन के चले जाएंगे, या गवर्नमेंट में कहीं इनको किसी जॉब में इनको लगा दिया जाएगा। इसकी वजह से हमारी मिलिट्री लीडरशिप चुपचाप
आईएएस लॉबी के दबाव में आ चुकी है और उनको फॉलो कर रही है। किसी भी चीज़ का ये प्रॉपर गवर्नमेंट के साथ रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं। अब चूंकि JCOR तो बेचारा है ना, इन्हीं की तरफ इन्हीं की तरफ देखता है, टकटकी लगाए कि ये लोग है ना हमारे बारे में कुछ सरकार के साथ पक्ष रखेंगे, हमारे वेलफेयर के बारे में सरकार के साथ बताएंगे। और तो सरकार, लेकिन ये लोग तो अपने ही रिसेटलमेंट के चक्कर में पड़े हुए, अपने ही रिटायरमेंट होने के बाद अपने गवर्नरशिप और कई तरह के पद लेने के चक्कर में अपना सेल्फ इंटरेस्ट में लगे हुए, सेल्फिश उसमें लगे हुए। कहाँ से हमारे पूर्व सैनिकों का भला होगा? इसकी वजह से मेरे पूर्व सैनिकों, आप लोग आप सोच लो कि आपको ये सरकार आईएएस लॉबी की तरफ के मिसगाइडेंस में चल रही है। और राजनीतिक लोग तो हैं ही, आपको पता है, राजनीतिक लोग वो तो हमेशा राजनेता कभी भी है ना फौजी को सिर्फ एक हेर फेर करने की वस्तु समझते। पूर्व सैनिकों को अपनी लड़ाई आप खुद लड़नी पड़ेगी। आपकी लड़ाई कोई लड़ने नहीं आ रहा है। यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल। ऑफिसर्स आर लीस्ट वरीड अबाउट योर वेलफेयर। तो दोस्तों, अब आप सोच लीजिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। पूर्व सैनिकों, एक हो जाओ। तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए सारा जहां पड़ा हुआ है। आप क्या खोने, आपका क्या चला जाएगा? तो इसलिए पूर्व सैनिकों, एक हो जाओ। आप अपने एक होगे, अगर यूनाइट होके आप अपनी फाइट करेंगे तो आपकी बात को सुना जाएगा। दूसरी बात, आप सोचिए, अभी तक हम अंधे थे, अभी तक हम अंधे थे, अब हम जाग गए। अब हमें वी आर अवेकन, हम लोग में जागरूकता आई हुई है। अब हमको पता चल गया है कि हमारा सबसे बड़ा नुकसान मिलिट्री लीडरशिप ने किया है। तो उसकी वजह से अब आपको ये, आप जाग जाइए। अब देखिए, इसी की वजह से सारा कुछ ये हमारा और पूर्व सैनिकों का नुकसान हुआ। अब आपको क्या करना है? लाख टके का एक सवाल है कि आप अभी लोहा गर्म है, लोहा गर्म है। इस वक्त हमारा भूतपूर्व सैनिकों का आंदोलन, पूर्व सैनिकों का आंदोलन काफ़ी हाई लेवल पे चल रहा है। ये लोहा गर्म है, सरकार भी सटर्ड है, सब लोग हिले हुए हैं, सरकार में एक संदेश जा चुका है। तो आपको अभी लोहा गर्म है। आप अभी इस लोहे में आप अगर चोट मार के जिस शेप में आप इस लोहे को बनाना चाहते हैं तो उस शेप में इस लोहे को ला सकते हैं। अंग्रेजी कहावत है, When the iron is hot, you must hit that। अगर लोहा गर्म होगा तभी उसको आप शेप अपनी चाही हुई शेप में उसको ला सकते हैं। तो दोस्तों, आप ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर अब की बार चूक गए तो ये मौका फिर कभी नहीं आएगा। दिस इज द बेस्ट चांस। आपको इस मौके को अगर चूक गए तो यू विल नेवर गेट दिस। आपका तो आप सोच लीजिए फिर क्या हो जाएगा। फिर पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, ये मौका आपको चूकना नहीं है। नीति शास्त्र बताते हैं कि जो लोग, जो भी वर्ग अगर समय पर अगर उचित कदम नहीं उठाता है तो वो
सारी फिर फ्यूचर लाइफ में पछताता है। तो आपको ये सोचना होगा। स्वार्थ छोड़िए, छोटे छोटे आप अपने इंटरेस्ट को छोड़ दीजिए। आप क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, आपको अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। आपको इस आंदोलन के में भाग लेने के लिए आपको अपना योगदान देना पड़ेगा। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में लगे रहे कि मेरा ये बिगड़ जाएगा, मैं अगर 2 दिन के लिए आंदोलन में जाऊंगा तो मेरे को इतना लॉस हो जाएगा, मेरी भैंस दूध देना बंद कर देगी। आपकी भैंस दूध 4 दिन दूध नहीं देगी या 4 दिन कोई और उस दूध को खा जाएगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको याद रखेंगी, और नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको गाली देंगी कि हमारे पूर्वज बहुत डरपोक थे। और एक चीज बताऊं, आंदोलन तो चल रहा है, जंतर मंतर पे चल रहा है, और उन्होंने एक बड़ी काल भी दी हुई है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि अकेला चना बाहर फोड़ सकता है? 4 आदमी 10 आदमी किसी आंदोलन को अगर चलाएंगे या कहीं भी आवाज़ उठाएंगे, उससे सरकार उनको भाव देगी? कभी नहीं देगी। आपको अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी। तो आप इसका डिसाइड करिए। आप अपनी उचित पेंशन और रिसेटलमेंट, सरकार को हमारी पेंशन पे और रिसेटलमेंट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ये आपका यू हैव टू डिसाइड नाउ एंड अभी। बिल्कुल इसके ऊपर आपको कोई अब आपको फर्दर चांस नहीं मिलने वाला। यही समय है, सही समय है, ठीक है ना? अभी नहीं तो कभी नहीं का सिद्धांत यहाँ लागू हो रहा है। तो आप दोस्तों, पूर्व सैनिकों से मेरा निवेदन है कि आप छोटे छोटे स्वार्थों को छोड़कर आपको यूनाइट होकर आपको हमारे सभी सैनिकों को हमारे आंदोलन में आकर हिस्सा लेना पड़ेगा। प्रजातंत्र में ये एक मान्य सिद्धांत है कि अगर आपकी शक्ति में, आपके प्रदर्शन में आप अगर दिखा सकते हैं, सरकार को प्रेशर में ला सकते हैं, हमें कोई गलत प्रेशर नहीं चाहिए। हमें तो हमारा हक चाहिए। जब हम 3 गुना काम करते हैं, 24 आवर्स के जॉब पे रहते हैं, तो हमारी पेंशन और पे का सिविलियंस के साथ कोई लिंक नहीं होना चाहिए। हमारी पे भी तिगुना होना चाहिए, हमारी पेंशन भी तिगुना होना चाहिए। हम बराबर नहीं। अब हम पूर्व सैनिकों ने ठान लिया है कि हमारी पेंशन और पे सिविलियन के कंपैरिजन में तिगुनी होना चाहिए, और नहीं तो सरकार हमारे भी वर्किंग आवर्स को डिसाइड कर दे। हमें 10 to PM वाले जॉब में हमें भी आप बोल दें कि आपका भी 10 to PM ओके, हमें सिविलियन के साथ आप नती कर दो। तो अभी हम समान पे और पेंशन का हक नहीं मांग रहे, हमको तिगुना चाहिए। जितना काम उतना वेतन, उसी के हिसाब से हमारी पेंशन। तो अब हमें तिगुनी पेंशन चाहिए और तिगुना पे वेतन चाहिए। तो ये सरकार को सोच डिसाइड करना पड़ेगा। यही समय है, डू और डाई, करो या मरो। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा, और अगर आप डिसाइड नहीं करेंगे, यही समय है, डू और डाई। अब करो या मरो का सिद्धांत पे आपको चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये बातें मैंने आपको बताई। इसके लिए आपको हमारी पेंशन रिड्यूस कर दी गई। 7th CPC में हमारी पेंशन को रिड्यूस कर दिया गया। कितना बड़ा षड्यंत्र किया गया, और हम सो रहे हैं। हम छोटे छोटे बातों पे है ना, इधर उधर अपने आप को है ना, हम मिसगाइड हो रहे हैं।
तो आप सोचिए, अब आप सोचिए, हमारे कमज़ोर मिलिट्री लीडरशिप, ये सब किसका परिणाम है? हमारी कमज़ोर मिलिट्री लीडरशिप का। अभी हमें डिसाइड करना है, हमें अपने आंदोलन में मिलिट्री ऑफिसर्स का तो हमको उनके ऊपर कोई भरोसा ही नहीं। दे हैव लेट डाउन अस, उन्होंने हमको बहुत नीचा दिखा दिया है। तो हमारे पूर्व सैनिकों को चाहिए दोस्तों, 25 नवंबर को आप दिखा दीजिए। आप पूरे भारत में अपने एक दिन का समय निकालिए, 25 नवंबर को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचिए और रेल रोको आंदोलन जो हमारे पूर्व सैनिकों ने कॉल की हुई है, उस आंदोलन में भाग लीजिए। अगर आप अपनी भावी पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए, और जो आप इसमें फेल हो जाएंगे, अगर आप घर बैठे रहेंगे, तो इसके लिए आपके अलावा और कोई जिम्मेदार नहीं है। इससे सिद्ध हो जाएगा जो सिविलियंस बोलते हैं कि फौजियों का दिमाग कम होता है। तो ये प्रूफ हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा कि वास्तव में हम लोगों में दिमाग कम होता है। इसीलिए हमको सिविलियन लॉबी, आईएएस लॉबी, और हमको अपने हिसाब से हाँक रहे हैं। तो दोस्तों आप समझ लीजिए, मैं आज के व्लॉग में यहीं दी एंड करना चाहूँगा। आपको 25 नवंबर भूलना नहीं है। आज 19 नवंबर है। आप एक दिन का समय निकालिए, 24 नवंबर को शाम को नई दिल्ली पहुंच जाइए और 25 नवंबर को रेल रोको आंदोलन में अपना तन मन धन इसको झोंक दीजिए। दिस इज द लास्ट चांस। अगर ये चांस आपने बर्बाद कर दिया तो फिर आपको कोई माफ नहीं करेगा। आप अपने आप को माफ नहीं करेंगे, आप अपनी नज़रों में गिर जाएंगे। तो दोस्तों मैं अपने व्लॉग का यहीं दी एंड करता हूँ। जय हिंद।